नमस्कार। देश का सबसे पुराना न्यूज चैनल जी न्यूज, देश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल जी न्यूज और इसी जी न्यूज पर बहस के नंबर 1 शो ताल ठोके में आपका स्वागत है। आप जानते हैं हर समसामयिक मुद्दे पर 5 बजे हम ताल ठोके में बहस करते हैं और आज का हमारा सबसे बड़ा मुद्दा है इजराइल और हमास की जंग का इसलिए भी क्योंकि ये जंग पूरी दुनिया के लिए एक संकट बन चुकी है। जंग का इसलिए भी क्योंकि जंग कहीं ना कहीं मानवता की दुश्मन होती है। अब सवाल ये पड़तालना भी जरूरी है कि आखिरकार इसकी शुरुआत कैसे हुई और अंत कैसे होगा, इसकी फिलहाल किसी को खबर नहीं है। लेकिन भारत में इस पर सियासी राजनीति तेज है। क्यों तेज है? इसलिए क्योंकि भारत में आने वाले हैं चुनाव और यहां पर एक हमास का समर्थित वोट बैंक एक बड़ा मुद्दा है। इसीलिए कांग्रेस के अध्यक्ष सोनिया गांधी जी ने एक बड़ी चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी लिखकर कांग्रेस ने सरकार को चिताया है। क्या क्या कहा है सोनिया जी ने अपनी चिट्ठी में, मैं आपको बताता हूं। सोनिया जी ने अपनी चिट्ठी के अंदर कहा है, अखबार में लेख लिखकर कहा है, माफ कीजिएगा चिट्ठी नहीं है, अखबार के अंदर लेख है और ये लेख मैं आपको पूरा वैसा का वैसा दिखा रहा हूं। इसमें उन्होंने सोनिया गांधी ने फिलिस्तीनियों की मौत पर संवेदना जताई है और इजराइल पर निशाना साधा है। हालांकि आर्टिकल के पहले ही पैरा में सोनिया ने इजराइल पर 7 अक्टूबर के हमास के हमले की निंदा की। याद भी दिलाया कि CWC ने अगले ही दिन प्रस्ताव में इस हमले की निंदा की थी। सोनिया ने यह भी लिखा कि इजराइल और फिलिस्तीन दोनों को ही न्यायपूर्ण और शांतिपूर्ण ढंग से जीने का अधिकार है। लेकिन इसके बाद आर्टिकल में इजराइल पर उन्होंने सिर्फ अटैक ही किया है। सोनिया ने गाजा में इजराइल के एक्शन को क्रूर और अमानवीय बताया है। हमास की आड़ में बेगुनाहों को मारने का आरोप लगाया है। लिखा है कि वो हमास का बदला फिलिस्तीनियों से ले रहे हैं। इसी के साथ भारत सरकार पर भी हमले किए हैं। सोनिया गांधी ने लिखा है कि प्रधानमंत्री जितने इजराइल के साथ खड़े दिखते हैं उतने फिलिस्तीन के साथ नहीं दिखते। यूएन में संघर्ष विराम के प्रस्ताव पर भारत के गैर हाजिर रहने पर भी उन्होंने गलत बताया है और भारत की फिलिस्तीन नीति से एकदम उलट बताया है। सोनिया ने 5 जगह हमास का नाम लिया है, लेकिन एक भी जगह उन्होंने हमास आतंकवादी संगठन है या हमास ने आतंकवादी हमला किया इसका जिक्र कहीं नहीं है और आतंकवाद शब्द का जिक्र भी एक भी बार इस लेख में नहीं है। इसीलिए बीजेपी ने सोनिया गांधी पर पलटवार किया है और कांग्रेस पर वोट बैंक पॉलिटिक्स का आरोप लगाया है। बीजेपी ने कहा है कि कट्टरपंथियों पर कांग्रेस की ऐसी नरमी ही कट्टरता को बढ़ावा देती है। बीजेपी ने कहा कि CWC के प्रस्ताव में और अब सोनिया गांधी के लेख में हमास के और उसके आतंकवाद की निंदा न करना कांग्रेस का दोहरा रवैया दिखाता है। यह भी कहा कि सोनिया गांधी की संवेदना सेलेक्टिव है। वो जो कह रही हैं वो भारत की नीति के खिलाफ है और आतंकवाद को प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से समर्थन देने का है। तो जानेंगे कि क्या फिलिस्तीन की जिक्र में वोट वाली फिक्र है और क्या सिर्फ वोटों के लिए ही गुड टेरर और बैड टेरर वाली लड़ाई है, क्योंकि भारत इसका मुकाबला कई समय से कर रहा है। भारत कह रहा है कि कोई भी आतंकवाद अच्छा या बुरा नहीं होता, आतंकवाद ही होता है। तो क्या हमास के आतंकवाद को छुपाने की कोशिश है? इसको भी लाएंगे बहस में। तो हमास के आतंकवाद को उसके बारे में न जिक्र करना, सिर्फ इजराइल को कोसना, क्या इसके पीछे भारतीय वोट बैंक की राजनीति है? इसको भी समझने की कोशिश करेंगे। ये भी समझने की कोशिश करेंगे कि क्या भारत सरकार ने इजराइल और गाजा यानी फिलिस्तीन के मुद्दे पर अपने रुख को बदला है। इसको जानने के लिए मेरे साथ प्रभु दयाल साहब होंगे, फॉर्मर एम्बेसडर हैं और एम्बेसडर प्रभु दयाल वहां पर सर्व कर चुके हैं मिडिल ईस्ट के अंदर। सुशील पंडित जी पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर होंगे, विवेक श्रीवास्तव जी लेफ्ट के नेता के तौर पर होंगे, राजीव रंजन जी होंगे नेशनल सेक्रेटरी के तौर पर, गौरव भाटिया जी होंगे बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के तौर पर। गौरव भाटिया साहब, चूंकि आपने जो युद्ध रोकने वाला प्रस्ताव है उस पर वोट नहीं दिया, उस पर आप तटस्थ रहे। सोनिया गांधी कह रही है कि ये किसी भी हाल में भारत सरकार की विदेश नीति हो ही नहीं सकती। देखिए, ऐसा है कि ये कहना गलत नहीं होगा। सोनिया गांधी जी ने अभी भी दिखाया कि वो विदेशी ही हैं। भारत की विदेश नीति को वो नहीं समझती और ना संविधान को समझती है। मैं आपको वजह बताता हूं।
भारत का स्टैंड क्या रहा है? दीपक जी, भारत ने बड़ी स्पष्टता से कहा है, जो आतंकवादी हमला इजरायलियों पे हुआ, हमास आतंकवादी संगठन ने किया, उसकी हम निंदा करते हैं, क्योंकि मानवता का कोई चेहरा है पूरे विश्व में तो भारत है। दूसरी बात, आप जानते हैं, फिलिस्तीनी राष्ट्रपति से भी नरेंद्र मोदी जी ने बातचीत करी और इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू जी से भी। यह दिखाता है संतुलन ये कि जो गलत होगा उसको गलत कहेंगे, लेकिन जो भारत की विदेश नीति रही है, हमने हमेशा कहा है कि फिलिस्तीनियों के भी हक है और उन हक को भारत मानता है जैसे इजराइल के नागरिकों के हक है। लेकिन दुखद यह है, अगर संविधान पढ़ा होता सोनिया गांधी जी ने, क्योंकि वो सांसद हैं और शपथ संविधान की ली है, विदेश नीति जो है वो केंद्र सरकार का विषय है। इस पे कोई विपक्षी दल जो भारत का स्टैंड है उसके खिलाफ बोले, ये अपने आप में आपत्तिजनक है, पहली बात। दूसरी बात, सोनिया गांधी जी वो व्यक्ति हैं जो हमेशा से तुष्टीकरण की राजनीति और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के लिए ही जानी जाती है। मुझे याद आता है बाटला हाउस एनकाउंटर, शहादत दी इंस्पेक्टर ने, लेकिन उसके लिए सोनिया गांधी की आंखें नम नहीं हुई। वो खड़ी हुई उन आतंकियों के साथ जो मुसलमान थे, तो सोनिया गांधी को लगा कि मेरा वोट बैंक बढ़ जाएगा। और इसी तरह से आज उनकी अगर आप चिट्ठी देखें तो कहीं भी चिट्ठी में ऐसा प्रतीत नहीं होता है कि जैसा एक संतुलित स्टैंड भारत ने लिया है कि भाई इजराइल के साथ भी हमारे रिश्ते हैं और फिलिस्तीन के साथ भी है, लेकिन आतंकवाद हमें स्वीकार्य नहीं है। सोनिया गांधी जी की चिट्ठी में केवल फिलिस्तीन फिलिस्तीन और फिलिस्तीन है। क्यों नहीं विदेश नीति जो भारत की है उसके साथ वो चल सकती है? अब मान लीजिए सोनिया गांधी जी किसी चीज से सहमत नहीं है, मैं ये भी मान लेता हूं, तो आप मुझे बताइए, विपक्षी दल की एक बड़ी नेत्री है ना, प्रधानमंत्री जी को एक चिट्ठी लिख सकती थी, वो जा सकती थी, मिलने के लिए समय ले सकती थी, सुझाव दे सकती थी। लेकिन ये सार्वजनिक तौर से जो चिट्ठी लिख के और एक जो पार्टी है उसका समर्थन करना और दूसरे का भूल जाना, तो मैं पूछूंगा जो इजराइल के परिवार हैं जिनकी महिलाओं के साथ बलात्कार हुआ है, बच्चों के सर तन से जुदा हुए हैं, जिस तरह से आतंकवादी हमला हुआ है, क्या कांग्रेस पार्टी आज तुष्टीकरण की राजनीति में इतनी अंधी हो गई है कि उनको दिखाई नहीं देता कि निर्दोष इजराइल में भी हैं और उनके साथ अगर कोई खड़ा है तो वो भारत खड़ा है, क्योंकि भारत हमेशा मानवता के साथ खड़ा होता है। और एक बात मैं और अंत करूंगा कह के, आपने बात करी यूएन के रेजोल्यूशन की, तो यूएन रेजोल्यूशन पे भारत ने एब्सटेन इसलिए किया दीपक जी, क्योंकि उस रेजोल्यूशन में कहीं भी हमास एक आतंकवादी संगठन है और जो हमास ने किया वो गलत है ये नहीं लिखा था। तो भारत ने पहले ही स्पष्टता से स्टैंड लिया हुआ है कि आतंकवाद के साथ हम कभी खड़े नहीं होंगे, बल्कि हमने हमेशा कहा है देयर इज नो गुड टेरर, देयर इज नो बैड टेरर, देयर इज ओनली टेररिज्म। और आतंकवाद को कोई खत्म करेगा तो भारत के नेतृत्व में जो है ही खत्म होगा, श्री नरेंद्र मोदी जी ही करेंगे। ठीक है, मैं सीधे राजीव रंजन जी के पास आता हूं। राजीव रंजन जी, इसको कहते हैं अंग्रेजी में सेलेक्टिव आउटरीच, यानी आप अपने वोट बैंक को ध्यान में रखकर उसी के हिसाब से पूरा पत्र दिखा रहे हैं। इजराइल के बच्चे और महिलाएं सोनिया जी को नहीं दिखाई दे रही हैं, लेकिन फिलिस्तीन की दिखाई दे रही है। देखिए, सबसे पहली बात तो दीपक जी, सोनिया गांधी जी ने जो कुछ भी कहा है, अगर आप उस पूरे आर्टिकल को देखें, उन्होंने हमास के अटैक को भी कंडेम किया है और उसके बाद इजराइल की ओर से जो कार्रवाई की गई गाजा में, उसको लेकर के भी उन्होंने चिंता व्यक्त की है। भारतीय रुख को लेकर भारत का जो ऑफिशियल स्टैंड है उसको लेकर के उनकी चिंताएं बिल्कुल साफ। अटैक को कंडेम किया, हमास के आतंकवाद को नहीं। वो सॉफ्ट कॉर्नर रख रही है हमास के प्रति। हमास के अटैक को कंडेम कि आतंकवाद नहीं है, अटैक है भाई, ये तो शब्द कवर फायर नहीं। उन्होंने ऐसा भी नहीं कहा कि आतंकवाद नहीं है, नहीं, ऐसा भी उन्होंने नहीं कहा कि आतंकवाद नहीं है। आप पूरे आर्टिकल को देख लीजिए, उन्होंने ऐसा नहीं कहा, उन्होंने ये भी नहीं कि हमास आतंकवादी संगठन नहीं है। अब दीपक जी, मुझे अपनी बात कहने दीजिए।
मैं अपने पर ये भी तरीके नहीं से कहा कि ये है, एक हमास संवेदनशील मसला आतंकवादी है। संगठन है, ये भी नहीं कहा। नहीं कहिए। आपने कितने धैर्य के साथ सुना है? अभी आप बीजेपी के ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन को आप सुन रहे थे, आपने सुना है, तो हमारा स्टैंड क्या होगा उसको मैं नहीं समझता हूं कि कोई डिक्टेट कराएगा। हमारा स्टैंड तो हमारा होगा। हम ये मानते हैं कि सोनिया जी ने बहुत ही संतुलित तरीके से अपनी बातें रखी हैं। एक तरफ जो कार्रवाई हमास की थी उसकी निंदा भी उन्होंने की, कांग्रेस ने ऑफिशियली उसको कंडेम किया था जब ये घटना घटी थी, और उसके बाद जो प्रतिक्रिया में कार्रवाई इजराइल की ओर से की गई उसको लेकर के भी वो आहत हैं। अब जहां तक भारतीय रुख का सवाल है, तो भारत का ऑफिशियल स्टैंड 140 करोड़ लोग, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का देश, अगर यूनाइटेड नेशंस के वोट पर अगर मौन है तो निसंदेह ये संदेश बहुत ही सकारात्मक नहीं जाएगा। आपको वोट के साथ आप अपने स्टैंड को आप विस्तारित तरीके से आप कह सकते हैं कि आप किन शब्दों से आपकी आलोचना है। ये जॉर्डन का ड्राफ्ट किया हुआ रिजोल्यूशन था, शब्दों के चयन को लेकर के बातें हो सकती हैं, आप अपनी बातें रख सकते थे। मैं एक बात कहना चाहता हूं, भारत की एक सुविचारित विदेश नीति रही है, और चाहे वो गुट निरपेक्ष आंदोलन का दौर रहा हो या भारत का 1983 का गुट निरपेक्ष आंदोलन का सम्मेलन रहा हो, उसके बाद ट्यूनिस में इंदिरा जी का पीएलओ के दफ्तर में जाना, यासिर अराफात के साथ जो उनके रिश्ते थे, और आप उसको कह सकते हैं हिंदुस्तान के मुसलमानों को लेकर के उनकी आज के कांग्रेस के बयान को आप जोड़ सकते हैं। लेकिन मैं ये मानता हूं कि दुनिया के अनेक संप्रभुता संपन्न राष्ट्र जो इस्लामिक राष्ट्र भी हैं, तो उनका भी महत्व नकारा नहीं जा सकता है, और उनके साथ कई ऐसे मुद्दे थे जिन पर भारत को घरेलू राजनीति में भी, घरेलू जो हमारे जो सवाल थे उनमें भी उनका बराबर समर्थन मिलता रहा। और इसीलिए जब ये एक काफ़ी संयमित तरीके से इजराइल और फिलिस्तीन के बीच एक संतुलन साधने का काम तत्कालीन सरकारों ने किया, मैं मानता हूं कि आज भी सरकार ने जो कुछ भी किया है उसमें जिन दो बिंदुओं पर सोनिया जी ने कहा है उसके अतिरिक्त इससे संतुलित और कोई दृष्टिकोण नहीं हो सकता था। लेकिन जो संदेश गया है वो यूनाइटेड नेशंस के वोट से अलग होना और प्रधानमंत्री जी के आरंभिक प्रतिक्रिया में फिलिस्तीनी अधिकारों की चर्चा नहीं करना, ये दो ऐसे सवाल हैं जो विदेश नीति को लेकर के जो हमारी जो विरासत है और जो हमारा अतीत है उसके जो पन्ने हैं, उन पन्नों में जो इंदिरा जी से लेकर के तत्कालीन अनेक प्रधानमंत्रियों की जो भूमिका है और विदेश मंत्रालय और विदेश मंत्रालय के अधिकारियों की भूमिका है, आप उससे थोड़ा अलग दिखते हैं। और इसीलिए ये आपत्ति दर्ज करना भारत सरकार के आधिकारिक तौर पर किसी नीतिगत निर्णय के खिलाफ नहीं है, लेकिन जब मसला आज दुनिया एक बड़े युद्ध के कगार पर हो तो ये केवल फैसला भारतीय जनता पार्टी करने के बजाय देश के समस्त विपक्ष को अगर विश्वास में लेकर के एक नीतिगत निर्णय ले तो मैं समझता हूं ये 140 करोड़ लोगों का ये निर्णय हो। आप राजीव जी, आप भाई बोल लिए ना, राजीव भाई ठीक है जी 140 करोड़ लोगों का निर्णय होगा। पर मैं दोनों को कहूंगा, चाहे वो हमारे प्रिय मित्र गौरव भाटिया जी हो या राजीव रंजन जी हो, 90 सेकंड में अपनी बात कहिए। मैं टाइमर लगाना नहीं चाहता क्योंकि बहुत संवेदनशील मुद्दा है। तो गौरव भाटिया जी, मैं जानना चाहता हूं, कॉम्प्रोमाइज किया भारत सरकार ने? देखिए, सबसे पहले मैं राजीव जी की बात को सिर्फ इतना ही कहूंगा कि ये विदेश नीति का मामला है, पूरे देश को एकजुट हो जाना चाहिए। उन्होंने एक बात कही कि आरंभ में नरेंद्र मोदी जी का जो वक्तव्य आया वो वन साइडेड था। मैं केवल इतना ही पूछना चाहूँगा, मेरे बड़े मित्र हैं, साथी हैं, जब किसी देश पे आतंकी हमला हो तो आपको लगता है कि जो बयान भारत का प्रधानमंत्री दे वो आतंकवाद की निंदा ना करे और दोनों देशों का जिक्र करे, या हमास जो आतंकवादी संगठन है उसका भी जिक्र करे, या उसके समर्थन में खड़ा हो जाए? इससे ज्यादा निंदनीय तो कुछ हो ही नहीं सकता है। लेकिन उसके बाद मैंने आपको बताया कि एक जो विदेश नीति भारत की रही है जिसकी समझ सोनिया गांधी को बिल्कुल भी नहीं है,
उसमें स्पष्ट किया गया कि हम लोग इजराइल के जो निर्दोष लोग हैं उनके साथ खड़े हैं, लेकिन साथ साथ हम लोग जो फिलिस्तीन में हैं लोग उनके लिए मदद भी भेज रहे हैं, दवाइयां भी भेज रहे हैं, और उनके राष्ट्रपति से भी प्रधानमंत्री की बात हुई। आपत्ति कहां है मैं उनको बता देता हूं। आपत्ति यह है, मेरे हाथ में दीपक जी CWC का रेजोल्यूशन है, ये 9 तारीख का है। 7 तारीख को हमला हुआ, 9 तारीख का इनका रेजोल्यूशन था। कांग्रेस पार्टी के रेजोल्यूशन में पैरा 7 है, कहीं नहीं लिखा है कि जो आतंकी हमला हुआ है, निर्दोष जो मारे गए हैं, बलात्कार हुआ है, हत्या हुई है, ये गलत हुआ है, और कहीं भी हमास का जिक्र भी नहीं है। ये क्या दर्शाता है? तुष्टीकरण की राजनीति, क्योंकि ये लोग हत्यारों का भी धर्म देख के अपना स्टैंड देते हैं। दूसरी बात, सोनिया गांधी जी ने अपनी चिट्ठी में लिखा है, ऐसा प्रतीत होता है इजराइल बदला ले रहा है। आप मुझे बताइए, अगर आतंकी हमला किसी मुल्क पे होगा तो क्या वो अपने नागरिकों की जान की सुरक्षा नहीं करेगा? क्या वो सुनिश्चित नहीं करेगा कि ऐसा हमला दोबारा ना हो? और यही काम इजराइल कर रहा है, लेकिन एक तरफा उन्होंने चिट्ठी लिख डाली, और जिनके लिए सोनिया गांधी जी ने एक शब्द इस कम से कम आर्टिकल में नहीं लिखा। धन्यवाद। ठीक है, हमास एक आतंकवादी संगठन है। राजीव रंजन जी बताइए। देना चाहूंगा, देखिए मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगा। ना जवाब दे दीजिए ना, तालिबान दे देना। की स्थिति क्या थी? क्या हमास एक आतंकवादी मैं वही संगठन कह है? रहा हूं, तालिबान की स्थिति क्या थी? नहीं, मैं आपके सवाल का ही जवाब दे रहा हूं। दूसरा पक्ष ये है कि जब किसी आतंकवादी संगठन को भी जनता का वोट मिले, जनादेश मिले और उसकी सरकार बन जाए, तो आपके जो भी कूटनैतिक संबंध होंगे, फिर आप समझ सकते हैं कि आपके साथ या तो फिलिस्तीन के साथ आपको करार तोड़ना होगा, आपके राजनयिक रिश्ते खत्म हो जाए, या गाजा में आपको इस सच को स्वीकार करना होगा कि गाजा की जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है वो हमास की है, और हमास और PLO के बीच का द्वंद्व उस दौर में भी ऐसा नहीं है। हिंदुस्तान में अगर मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी है तो मैं नहीं कहूँगा कि इतनी खूबसूरत डेमोक्रेसी वहाँ होगी, लेकिन वहाँ भी PLO यासिर अराफात को भी हमास उससे काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ा था, और बाद के दौर में भी वहाँ अलग अलग विचारधाराएं हैं। कोई चरमपंथी है, कोई नरमपंथी है, सबका उद्देश्य अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये स्वीकार करना होगा कि एक हमारे यहाँ बंदूक से झगड़ते हैं पॉलिटिकल पार्टी वाले। आप उससे जब भी बात करते हैं, हमारे यहाँ विरोध में, डेमोक्रेसी में हम बंदूक से झगड़ते हैं? नहीं बताइए ना, आप तर्क ऐसे देते, मैं क्या करूं? बात की मैंने, हमारे यहाँ डेमोक्रेसी में बंदूक से झगड़ते हैं, दूसरा पक्ष सुना नहीं, बम से झगड़ते हैं। आपने कहा ना हमास डेमोक्रेटिकली, मैंने कहा भारत की डेमोक्रेसी खूबसूरत है। मैंने आपकी बात का जवाब अपने उस पंक्ति में ही दे दिया है कि भारत की डेमोक्रेसी की तुलना नहीं की जा सकती है, लेकिन एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को भी अगर पॉपुलर मैंडेट है और मैंडेट के बाद सरकार चला रही हमारी है, खूबसूरत तो है, जो भी डिप्लोमेटिक रिश्ते होंगे, संदर्भ में बोला आपने, इस संदर्भ में बोला कि हमारी सत्ता में नहीं, आप पता नहीं, मेरी बात को मुझ तक ही रहने दीजिए दीपक जी। इस हद तक मुझे, आप देखिए, नेशनल मीडिया के सामने ये जरूरी नहीं है कि मैं जो कुछ कहना चाहूं आप उसको दूसरे तरीके से उनको तोड़िए मरोड़िए। मैंने अपने संबोधन में बिल्कुल साफ कहा कि आतंकवादी संगठन को भी पॉपुलर मैंडेट अगर मिलता है, फिर उससे आपके रिश्तों का जो तरीका है वो बदल जाता है। मैंने ये कहा है, और संतुलन साधना अगर आतंकवादी संगठन है, तो इजराइल और फिलिस्तीन दोनों अगर मैंडेट मिल जाए, अगर मैंडेट मिल जाए तो वो एक राजनीतिक संगठन हो गया। एक मिनट राजीव जी बताइए ना, आप अपनी बात ही कह रहे हैं। अगर आतंकवादी संगठन को मैंडेट मिल गया तो वो आतंकवादी संगठन नहीं रहा। देखिए, सवाल है कि अगर गाजा की जनता ने वोट किया है और 2007 से आज तक उनकी सरकार है, तो निसंदेह पॉपुलर मैंडेट उनके साथ है। अब जो उनकी कार्रवाई है उसकी प्रशंसा तो कोई नहीं कर रहा है, पूरी दुनिया में उनकी थूथू हो रही है, पूरी दुनिया में उनकी थूथू हो रही है। हमारा बस ये कहना है कि हम आग में घी डालना चाहते हैं या संतुलन साधना चाहते हैं। राजीव जी, मैं कांग्रेस का स्पोक्सपर्सन नहीं हूँ। गौरव जी, मैं कांग्रेस का स्पोक्सपर्सन नहीं हूँ। नहीं, एक सवाल अगर आप ले लेंगे अच्छा लगेगा। सवाल सुन रहा हूँ, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ
कि कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन तो मैं हूं नहीं। मैं सवाल पूछ लूं राजीव भाई, तो कांग्रेस को जवाब आप देना बोलेंगे चाहिए तो ना। अच्छा लगेगा। मैं जानना चाहता हूं आपकी पार्टी का मत। मेरे सवाल तो सुनिए, मेरा सवाल सुन के आप उत्तर दीजिए। मैं ये पूछना चाहता हूं राजीव जी, मैं ये पूछना चाहता हूं, पहली बात तो आप ज्ञाता हैं खुद संविधान के, विदेश नीति जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का सब्जेक्ट है। उस पे सोनिया गांधी क्यों ऐसे पत्र लिख रही हैं? अगर उन्हें कुछ बोलना है, लेख लिखना है, तो वो जो है उसके बजाय मिल के बात रख सकती है। दूसरी बात, CWC रेजोल्यूशन में क्यों नहीं आया कि हम हमास की निंदा करते हैं, आतंकी संगठन है और जो आतंकवादी उन्होंने गतिविधियां करी हैं उसकी निंदा करते हैं? क्या इसमें कोई गलत मांग है? मैं पूछ रहा हूं। भारत का स्टैंड अलग है, कांग्रेस पार्टी का अलग है, क्या ये चिंताजनक नहीं है? आज डिबेट में भी नहीं आया उनका प्रवक्ता, क्योंकि तुष्टीकरण की राजनीति करनी है। उत्तर दीजिए। धन्यवाद। देखिए गौरव जी, सबसे पहले मैं कांग्रेस का स्पोक्स पर्सन नहीं हूं, इसलिए कांग्रेस का जो रिजोल्यूशन है उसको डिफेंड मैं बिल्कुल मानता हूं ये बात। मैं पूरी तरह से एक बिल्कुल धन्यवाद। मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी के एक स्टेक होल्डर के तौर पर हमारी पार्टी का ये मत है कि जब मध्य पूर्व एशिया की ये जो चिंगारी है ये पूरी दुनिया को अपने आगोश में नहीं ले ले, दुनिया की सबसे बड़ी आबादी का देश तटस्थ नहीं हो सकता है, उसे कहीं ना कहीं अपने होने का एहसास दिलाना होगा। और जहां तक इसके इस स्टैंड को लेकर के, अगर मैंने पहले भी कहा कि देश के बोल लिया राजीव जी, सुनिए ना, मेरा एक सीधा सवाल है। 7 तारीख को जो कुछ हमास ने किया इजराइल के लोगों के साथ, 7 तारीख को जो कुछ किया इजराइल के लोगों के साथ हमास ने, क्या वो आतंकवाद की श्रेणी में आता नहीं? क्या हमास को ऐसे में आतंकवादी संगठन नहीं कहा जाएगा? देखिए, कहा क्या जाएगा, वो तो घोषित तौर पर उनकी कार्रवाई की निंदा पूरी दुनिया ने की है और उनकी निंदा हम भी करते हैं। जो कार्रवाई हुई उस कार्रवाई की आतंकवादी कहा जाएगा या नहीं ये बताइए ना। निंदा छोड़िए राजीव जी, दो टूक बात करिए। जब भी आप किसी देश की सरहद के अंदर जाकर ऐसी कार्रवाई करते हैं तो आप उसे क्या कहेंगे? ये आतंकवादी कार्रवाई तो है ही है ना। इसमें दीपक चौरसिया जी तो बदले में इजराइल आपके नहीं होंगे ना, तो सब बदले में इजराइल को क्या करना चाहिए? हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना चाहिए? नहीं, बदले में इजराइल को क्या करना चाहिए? हाथ पे हाथ रख के बैठ जाना चाहिए? मुझे ऐसा लगता है इजराइल को जो करना था इजराइल ने मतलब किया। इजराइल जो कर रहा है वो सही कर रहा है ना। एस्केलेट कराना चाहते हैं या आप इसका समाधान? नहीं, आप दीपक चौरसिया जी, अगर डिबेट को इस तरह से आपको ले जाना है आपका विशेषाधिकार है, लेकिन मैं अपनी बात अपने तरीके से ही कहूंगा कि जो घटना घटी उस घटना की प्रतिक्रिया में इजराइल ने जो किया, उसके बाद क्या दुनिया को विश्व युद्ध के कगार पर भेज देना है या इसका तार्किक समाधान ढूंढने की दिशा में भारत को वर्ल्ड कम्युनिटी के साथ दिखना चाहिए? हमारा बस इतना कहना। क्या तार्किक समाधान ढूंढना है? सीधे चलता हूं, सीधे चलता हूं पंडित जी के पास। पंडित जी बताइए, डेमोक्रेटिकली इलेक्ट होकर आ गई हमास, भाई इसके बाद तो सभी चीजें डाउन होनी जानी चाहिए। कोई आतंकवादी नहीं, राज करने वाले जनता ने चुना, इसलिए राज कर रहा है हमास, और उसको जो भी करने का हक है। धन्यवाद दीपक जी, मुझे इस चर्चा में शामिल करने के लिए। मैं बहुत गंभीरता से सुन रहा था दोनों महानुभावों को। अब अगर जनमत के साथ, जनादेश के साथ हमास आ जाता है तो वो एक प्रशासन में रची बसी पार्टी है, दल है, उसको उतना महत्व मिलना चाहिए, ऐसा कुछ मंतव्य मैंने सुना। आपके दर्शकों को भी आपके माध्यम से मैं याद दिलाना चाहता हूं कि 25 जनवरी 2006 को हुआ था वो चुनाव जिसमें उसको बहुमत मिला था। आज पौने 17 साल हो गए हैं, वहां उसके बाद दोबारा चुनाव नहीं हुआ। ऐसा है उनका जनादेश, ये है उनका जनमत, 1 मैन 1 वोट 1 टाइम। और फिर हम उस जनादेश की पट्टी उनके माथे पर बांधकर कह रहे हैं कि ये एक लेजिटिमेट पार्टी है। नंबर 1। नंबर 2, मैंने सुना कि हमारी बहुत सुविचारित विदेश नीति चली आ रही थी दशकों से। ये वही सुविचारित विदेश नीति थी जिसके तहत हम 1969 में
पहले सम्मेलन में गए थे ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के, मोरक्को में रबात में हुआ था जनवरी के महीने में, और वहां से धक्के मार के निकाला गया हमको। मैं अतिशयोक्ति नहीं कर रहा हूं दीपक जी, बिजली काट दी गई कमरों की जब हमने वहां से हिलने से मना कर दिया। फखरुद्दीन अली अहमद की अध्यक्षता में वो डेलीगेशन गया था, हमें बुलाया गया था, निमंत्रण दिया गया था, धक्के मार के निकाला गया, अपमानित होकर के निकाला गया, भाग नहीं लेने दिया गया पहले दिन के बाद। उसके बावजूद हम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज के विषयों को ढोते रहे कहारों की तरह। यह सुविचारित विदेश नीति थी, यह देश हित से ज्यादा वोट हित की विदेश नीति थी। जिस फिलिस्तीन के मुद्दों को हम ढोते रहे दशकों तक, उस फिलिस्तीन के अलमबरदारों ने, झंडा बरदारों ने कश्मीर पर हमारी लगातार मुखालफत की। चुप्पी भी साध लेते तो समझ में आता, हम तो एब्सटेन करते हैं ना यूनाइटेड नेशंस में। उन्होंने चुप्पी भी नहीं साधी, उन्होंने हमारी मुखालफत की, हमारा विरोध किया, कश्मीर को पाकिस्तान का बताया। फिर भी हम ढोते रहे इस सुविचारित विदेश नीति को दशकों तक। इसी सुविचारित विदेश नीति के तहत भारत हाशिए पर रहा। हम जिस नॉन अलाइन मूवमेंट की बात करते हैं, जिसको हमने ढोया, कहां है वो आज? कहां है वो नॉन अलाइन मूवमेंट? किस संदर्भ में हम ढोते हैं उसको? उस नॉन अलाइन मूवमेंट में भी खेमेबाजी थी। हमारा नॉन अलाइनमेंट सोवियत रूस के पक्ष में खेमे में खड़ा दिखाई पड़ता था, और ऐसे बहुत से देश थे नॉन अलाइन मूवमेंट में जो अमेरिकी खेमे में दिखाई पड़ते थे। यह ढकोसला और पाखंड हमने ढोया दशकों तक। सुविचारित विदेश नीति के तहत हमने भारतीय हितों की बलि दी, लोगों की राजनीतिक नफे नुकसान की वेदी पर। इसी सुविचारित विदेश नीति के तहत हमने 2008 में मुंबई के हुए हमलों का प्रतिकार नहीं किया। ओबामा ने अपनी किताब में 2016 में लिखा है कि तत्कालीन सरकार ने इसलिए प्रतिकार नहीं किया क्योंकि उसे डर था कि देश में उसका मुस्लिम वोट बैंक छिटक न जाए। यह सुविचारित विदेश नीति थी हमारी। दीपक जी, एक पूरी की पूरी फेहरिस्त है इस सुविचारिक विदेश नीति की, जिसमें हमने 1972 के शिमला समझौते में जीता गया युद्ध में इस पर हार दिया। मैं सीधे विवेक श्रीवास्तव जी के पास चलता हूं। हमको जीत नहीं पड़ती थी। जी कहना चाहूंगा केवल एक बात, क्योंकि अभी मुद्दा इस्राइल और फलस्तीन का है। मैं सीधे यहां से विवेक श्रीवास्तव जी के पास चलता हूं। विवेक श्रीवास्तव जी, जैसे ही मुस्लिम वोट बैंक हम देखते हैं, हम एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो जाते हैं। फिर हमको यह लगने लगता है कि बीजेपी के फेवर में मामला न चले जाए, इसलिए हम आतंकवाद को आतंकवाद भी नहीं कह पाते। मैं आऊंगा, सुशील पंडित जी आऊंगा, इसके बाद में प्रभुदयाल जी के पास भी जाऊंगा। जी देखिए, पहली चीज तो यह है कि पैलेस्टीन को कोई इस्लामिक कॉज या मुस्लिम कॉज मानना यही गलत है। बहुत सारी ऐसे मुस्लिम देश हैं इंक्लूडिंग सऊदी अरेबिया जिन्होंने पैलेस्टीन का समर्थन नहीं किया। तो अब तो भारत क्या के है मुसलमानों के लिए विवेक श्रीवास्तव जी, क्या है फिर फिलिस्तीनी कॉज? क्या है? क्या है? जी अरे लेफ्ट का नेता ऐसा बात कर रहा है कि इसको इस्लामिक कॉज न माना जाए। लेफ्ट का नेता, आप सुन लीजिए सर, बिल्कुल लेफ्ट का नेता बात। आपने मुस्लिम वर्ड यूज किया तो मैं आपको बता रहा हूं, नेशनलिस्ट उनकी एक अपनी मूवमेंट है, उनके अपने राष्ट्र की एक लड़ाई है, जमीन को लेकर के लड़ाई है जिसके ऊपर पैलेस्टीन ने कब्जा कर रखा है। इसमें कुछ देश उनके समर्थन में है उस कॉज के, कुछ देश उसके समर्थन में नहीं है। जहां तक लेफ्ट का सवाल है, मैं बड़ा क्लियरली कह रहा हूं, लॉन्ग लिव द पीपल ऑफ पैलेस्टीन। और हमारा मानना है कि अमेरिका और इजराइल टेरर स्टेट्स की तरह बिहेव कर रहे हैं, और आज से नहीं, 1948 से आज तक, जैसा कि यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने कहा कि हम क्रिटिसाइज करते हैं अक्टूबर 7 को जो हमास ने किया। और जो उइगर मुसलमानों को आप क्या मार रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं सर? वो चाइना में जो उइगर मुसलमानों को मार रहे हैं, दाढ़ी काट रहे हैं उनकी, मस्जिद तोड़ रहे हैं उनकी, वो क्या है ये भी बताइए ना। अमेरिकन, पहले मुझे पहले बोलने दीजिए। चाइना में क्यों ना जाऊं सर? आपको वहीं से तो मिलता है आइडियोलॉजिकल बूस्ट। बोलने नहीं तो आपने गौरव भाटिया को बहुत ज्यादा समय दिया, मुझे आप टोक रहे हैं 10-10 सेकंड पे। क्यों टोक रहे हैं आप? क्यों आप चाइना पे चले गए? इजराइल पे स्टिक करिए। मैंने राजीव रंजन जी को भी दिया, आप उसके आपके इंडिया अलायंस के वो।
हाँ, वो अच्छी इंडिया बात है। अलायंस तो के आप वो मुझे भी राजीव समझ रंजन लीजिए, जी, मेरे को आप बोलने इंडिया दीजिए। मैं अलायंस कह के रहा हूं, मैं कोई डिप्लोमेटिक बात नहीं करता। मैंने सीधा बोला, वक्तव्य को शुरू किया, लॉन्ग लिव द पीपल ऑफ पैलेस्टीन, लॉन्ग लिव द कॉज ऑफ पैलेस्टीन। हम पैलेस्टीन के समर्थक में हैं। टर्की के अंदर अक्टूबर 21 को 68 कम्युनिस्ट पार्टीज फ्रॉम द वर्ल्ड इकट्ठी हुई हैं। सीपीएम के कॉमरेड एम ए बेबी और सीपीआई के भालचंद्र कोंगो गए हैं और सबने समर्थन दिया है पैलेस्टीन के कॉज को और इजराइल की निंदा करी है। यूनाइटेड नेशंस के सेक्रेटरी जनरल ने क्लियरली कहा है, हम क्रिटिसाइज करते हैं जो अक्टूबर 7 को हुआ, लेकिन इट शुड नॉट बी सीन इन अ वैक्यूम। एक कंप्लीशन में उसको, उस इवेंट को देखिए आप। 1948 से आज तक इजराइल क्या कर रहा था जिसकी वजह से अक्टूबर 7 ट्रिगर हुआ? कोई वायलेंस के फेवर में नहीं है, लेकिन इजराइल और अमेरिका ने जो तबाही मचा रखी है पृथ्वी पे, उसको ध्यान से रखिए। इस्लामिक टेरर सबको बड़ा मजा आता है कहने में इंडिया में, मुसलमानों को टारगेट करने के लिए। अमेरिका से ज्यादा बड़ा वॉलेटाइल नेशन कौन सा है साहब? आप मुझे बताइए। वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर तो मुसलमान सम्मिलित नहीं थे, उसके बाद इराक की तबाही हुई, वियतनाम के ऊपर अमेरिका ने हमले किए, क्या क्या बताएं आपको, अफगानिस्तान को समाप्त किया। तो ये सब जो चाइना तो गांधी जी के रास्ते में चलता है, विवेक जी बात होगी, गलत कह रहा हूं। सत्य और अहिंसा की बात अगर सबसे ज्यादा कोई करता है तो चीन करता है। जी जी, नहीं, चाइना को आप बीच में लाते किस? ना, मैं गलत कह रहा हूं क्या? बताइए ना, पूरे पहलू को दिखाइए। शांति और अहिंसा के रास्ते पर अगर कोई एक देश चलता है तो वो है चाइना। जी, नहीं, मैं तो चाइना की बात कर रहा हूं। वो चले, सबको दिखाइए ना विवेक भाई, वो चले या ना चले, इस चाइना है तो शांति और अहिंसा की बात तो करता ही है। महात्मा गांधी के असली रास्ते पे चलता है सर। वो करे, नहीं, आप सुन लीजिए सर, वो करे या ना करे उसका इस डिस्कशन से क्या लेना देना? आप पॉइंट बोलिए ना इजराइल पैलेस्टीन पे, कमी पड़ गई पॉइंटों की क्या? वाई यू आर डाइवर्टिंग? आप स्टिक करिए इजराइल पैलेस्टीन पे और अमेरिका पे, जो कॉज है मैं उत्तर दूंगा, और अमेरिकन प्रोपेगेंडा अगेंस्ट चाइना का मैं उत्तर नहीं देता। आज पड़ोसी देश में, चौरसिया साहब मुझे 20 सेकंड दीजिए, पड़ोसी देश के अंदर इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को विक्टिमाइज करके निकाला गया सिर्फ इसलिए कि रशिया गए थे और पुतिन से मिलकर के आए थे। अमेरिकियों को पसंद नहीं आया और हटा दिए गए। और जिस तरीके से हम भारत अमेरिका की नीति को टोकर रहे हैं, वो दिन दूर नहीं है जब ये चाइना को पसंद नहीं है मेरे भाई। किसकी पार्टी हिंदुस्तान में आएगी और कौन प्रधानमंत्री बनेगा, ये होने जा रहा है इस मुल्क के अंदर। अगर हम केयरफुल नहीं हुए तो ये अमेरिका के दबाव में आकर के, तो हमारे प्रधानमंत्री ने, हमारे विदेश मंत्री ने किया है, इसकी निंदा होनी चाहिए इसकी निंदा। हर चीज में आप अमेरिकन प्रेशर में आते हैं। नहीं था चाइना के साथ इतना बड़ा विवाद, ठीक है, 1962 के युद्ध के बाद, गौरव भाटिया एक पॉइंट जवाब तक विवाद उसके बाद शुरू हुए हैं, क्योंकि आपकी फॉरेन पॉलिसी फॉल्टी है और प्रो अमेरिकन है। आप 120 देशों के साथ खड़े नहीं हुए पैलेस्टीन के समर्थन में। उसके पहले कोरोना के टाइम में 120 देशों के साथ ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व में आपने चाइना के खिलाफ भी लिखा। आप हर वो काम कर रहे हैं जो अमेरिका आपको कहता है। वहां की मल्टीनेशनल कंपनीज की दलाली चल रही है यहां पर। तो ये प्रो अमेरिकन स्टैंड जो अटल बिहारी वाजपेयी का भी नहीं था शायद, जिन्होंने पैलेस्टीन का खुल के समर्थन किया, महात्मा गांधी का नहीं था। 10 सेकंड और 1931 एंड 1938, 1931 में जूइश क्रॉनिकल और 1938 में हरिजन में लेख जो महात्मा गांधी ने लिखे हैं सर, वो लेख उसी की स्पिरिट को सोनिया गांधी ने एको किया है कि अगर इजरायली आते हैं जूस और एक देश बनाने की कोशिश करेंगे तो ऐसा ना हो कि अरबियों के देशों के ऊपर इंक्रोचमेंट हो। ये महात्मा गांधी के शब्द हैं। आज आप गांधी के खिलाफ हैं, आज आप अपने ही नेता वाजपेयी के खिलाफ हैं। मैं उत्तर दे देता हूं। अब आपने 10 सेकंड करके 3-4 मिनट लिए। सुनिए, बोलिए सर। हाँ, नहीं, दबाव में आना बोल रहे हैं। ठीक है विवेक तो मैं बता दूं, गौरव भाटिया गौरव भाटिया जी जवाब दे दीजिए। आप बना अमेरिका के दबाव में, आप जो कुछ करते हैं गौरव भाटिया, आप अमेरिका के दबाव में। मैं उसी पे सबसे पहले प्रभु दयाल जी के पास जाऊंगा, एक डिप्लोमेट का पर्सपेक्टिव समझने सोनिया गांधी जी के पत्र पे। बिल्कुल गौरव भाटिया जी, देखिए गजब का दोगलापन है। कह रहे हैं दबाव में आके अमेरिका के ये बयान दिया जा रहा है, और मुझे 1962 का भारत चीन युद्ध याद आ जाता है। चीन के दबाव में भारत की सेना के साथ नहीं खड़े थे ये लेफ्टिस्ट, ये खड़े हुए थे चीनी सेना के साथ, खून देने से मना कर रहे थे। फिलहाल इजराइल और पैलेस्टीन पे पॉइंट्स नहीं है, बीच में मत बोलिए। आपके पास पॉइंट्स नहीं है इजराइल पैलेस्टीन, सम्मान बनाए रखिए, इसीलिए आप चाइना वाला डाइवर्ट करते हैं। बस इतना ही बोलूंगा, सम्मान बनाए रखिए सर। व्हाई डू यू डाइवर्ट? ठीक है, मैं जो भी करूं, आपकी बात सुनी, अब उत्तर लीजिए, घबराइए मत। दीपक जी, आई थिंक आपको आना चाहिए और इनको शांत कराना चाहिए। मैंने स्टालिन को कुछ नहीं कहा, इनको दर्द क्यों हो रहा है? जी, डिबेट को स्टालिन और कार्ल मार्क्स को कुछ नहीं कहा, उससे भागने के लिए कि अगर बिंदु ना हो। सुनिए, मैं बता रहा हूं, इधर उधर की बात बीच में मत बोलिए, आपसे अपील है।
मैं दीपक जी रिक्वेस्ट कर रहा हूं, ये गलत बात है, ये कोई वर्सेस नहीं है, ये अज्ञानता दिखाता है इनकी जो ये टोक अच्छा रहे अच्छा, हैं। दोनों दोनों अब गौरव भाई अपनी दूसरी बात बड़ी कंप्लीट बात, कर ले। भारत की मुझे विदेश प्रभुदयाल जी नीति- के पास जाना है, प्लीज प्लीज प्रभुदयाल जी के पास जाना है। भारत की विदेश नीति कितनी संतुलित है, स्पष्ट है, मजबूत है मोदी जी के नेतृत्व में, मैं आपको उदाहरण दे देता हूं। क्या यह सत्य नहीं है कि फिलिस्तीन ने हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया नरेंद्र मोदी जी को, और साथ में इजराइल भी अपना मित्र मानता है भारत को। यह बैलेंसिंग होती है, लेकिन आतंकवाद का जब इशू आएगा तो भारत संतुलन नहीं बनाएगा, बड़ी स्पष्टता से कहेगा कि आतंकवाद को खत्म करना हमारा लक्ष्य है, क्योंकि हमने देखा है कश्मीर में क्या हो रहा है। आतंकवाद गुड टेरर बैड टेरर नहीं है। दूसरी बात, ओआईसी का जिक्र किया सुशील पंडित जी ने, मैं धन्यवाद देता हूं। आप याद करिए, सुषमा स्वराज जी विदेश मंत्री थी एनडीए 1 में, क्या हुआ था? ओआईसी की बैठक में मोदी जी प्रधानमंत्री थे, गेस्ट ऑफ ऑनर बनाया गया था सुषमा स्वराज जी को। तीसरी बात, जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट, मैं राजीव भाई से इतना कहूंगा, क्या अलकायदा और लश्कर तैयबा अगर जबरदस्ती प्रताड़ित करके मानवों को और सरकार बना ले तो क्या हम उनसे रिश्ते रखेंगे? नहीं राजीव भाई, अलकायदा और लश्कर तैयबा हमेशा आतंकवादी संगठन रहे हैं जैसे हमास है, और उसी हिसाब से भारत सरकार बड़ी स्पष्टता से अपना स्टैंड रखेगी। डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड है या नहीं, लेकिन कृत्य क्या है, क्या माध्यम है जिससे वो आजादी चाहते हैं, ये भी देखना होगा। और अंत करूंगा, 1947 का रेजोल्यूशन पढ़िए। 1947 का रेजोल्यूशन ये कहता है इजराइल और फिलिस्तीन दोनों अलग अलग देश होंगे। इजराइल ने उसे माना, फिलिस्तीन ने नहीं माना। यह भी एक सत्यता है, हमें इस सत्यता को स्वीकारना होगा। धन्यवाद। ठीक है, सीधे प्रभुदयाल जी के पास। प्रभुदयाल जी, सोनिया गांधी जी के इस पत्र को आप कैसे देखते हैं? क्या वाकई में यह भारत का डेविएशन है? आप तो कैरियर डिप्लोमेट रहे हैं, खुद एम्बेसडर हैं, बताइए। दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया अपने चैनल पे बुलाने के लिए। मैं डिप्लोमेट रहा हूं 37 साल तक और 11 प्रधानमंत्रियों के अंडर में काम किया है और सबके तरफ पूरी वफादारी से काम किया है। इसलिए मेरी कोई पॉलिटिकल लीनिंग्स नहीं है, कोई मैं पॉलिटिकल फेवरेटिज्म नहीं करता हूं। ये मैं जरूर कहना चाहूंगा कि जब विदेश नीति में पॉलिटिक्स घुस जाती है तो विदेश नीति कमजोर होती है। तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि फॉरेन पॉलिसी से पॉलिटिक्स को दूर रखी जाए। अब जो प्रधानमंत्री जी का ये जो बयान था 7 अक्टूबर को, और उससे जो थोड़ी पॉलिटिक्स छिड़ गई, इसके बारे में देखिए, मेरा विचार है कि प्रधानमंत्री जी के बयान को उस कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहिए। डिप्लोमेसी में जो भी बात कही जाती है उसका संदर्भ बहुत अहम होता है। प्रधानमंत्री जी ने जो कहा 7 अक्टूबर को, वो हमास के टेररिस्ट अटैक के संदर्भ में किया। उन्होंने इजराइल के साथ सहानुभूति जताई, उन्होंने टेररिस्ट अटैक की निंदा की, उन्होंने जो लोग मरे हैं, उनकी जो लोग बंदी बनाए गए हमारे, उनकी फैमिलीज के साथ सहानुभूति जताई। तो ये उस समय की एक जरूरत थी, क्योंकि अगर उस वक्त पैलेस्टीनियन राइट्स की बात की जाती 7 अक्टूबर को, जब इतना बड़ा टेररिस्ट अटैक हुआ था, तो ये बड़ी गड़बड़ बात होती, ये बात जमती नहीं उस वक्त। हर बात कहने का एक सही वक्त होता है और हर वक्त पे एक सही बात कहनी चाहिए। तो प्रधानमंत्री जी ने जो कहा 7 अक्टूबर को, वो उस समय के लिए बिल्कुल सही था। अब फिर इजराइल ने बहुत बड़ा अटैक किया, पैलेस्टीनियंस बहुत सफर किए गाजा में, तो उस वक्त भारत ने ये स्पष्ट कर दिया कि हम पैलेस्टीनियंस के राइट्स के समर्थन करते आए हैं और करते रहेंगे। उस वक्त ये बात कहनी जरूरी थी जब पैलेस्टीनियंस पे इतने अटैक हो रहे थे। तो दोनों में कोई कॉन्ट्रडिक्शन नहीं है। प्रधानमंत्री जी ने जो सहानुभूति जताई और जो टेररिस्ट अटैक हुआ हमास से, उसकी निंदा की, वो बिल्कुल सही था। पैलेस्टीनियंस की जो राइट्स है उनको सपोर्ट करना, वो भी जरूरी था। कोई इसमें कॉन्ट्रडिक्शन नहीं, और जबरदस्ती इसमें कॉन्ट्रडिक्शन ढूंढना बिल्कुल गलत है।
ठीक है, मैं सीधे पंडित जी के पास, सुशील पंडित जी के पास चलता हूं। पंडित जी, आपको क्या लगता है सोनिया जी ने यह पत्र क्यों लिखा? इसके पीछे की क्या राजनीति हो सकती है? आप क्या विश्लेषण करेंगे इसका? देखिए, सोनिया जी का ये पत्र आया है 3.25 हफ्ते बाद। 3.25 हफ्ते से वो देख रही हैं नजारा, और ये पत्र आया है 4 महीने बाद जो राष्ट्र के चुनाव होने हैं और 1.5 महीने बाद जो विधानसभा के चुनाव होने हैं, उनको ध्यान में रखते हुए। बहुत बड़ी तादाद में मुसलमान वोटर वोट देंगे और बहुत बड़ी संख्या में आज उनको जहनी तौर पर, उनको मनोवैज्ञानिक तौर पर उकसाया जा रहा है इस मुद्दे पर, फिलिस्तीन के मुद्दे पर। मैं आपको याद दिलाऊं, पिछले 625 दिनों से यूक्रेन वॉर चल रही है। यूक्रेन वॉर में भी जिसको कहते हैं ना कि इंसानियत शर्मसार हुई है। बच्चों पर, औरतों पर, बूढ़ों पर, बस्तियों पर बम गिरे हैं। 10 लाख लोग घर से बेघर हुए हैं। इनमें से किसी की आत्मा नहीं कचोटती तब। सोनिया जी ने कोई पत्र नहीं लिखा तब। भाई, वहां पर भी तो बस्तियां फूकी गई हैं, शहर के शहर तबाह हुए हैं। तो इनकी मानवता कहां सो जाती है? एक युद्ध और दूसरे युद्ध के बीच में इतना बड़ा विरोधाभास क्यों है? क्योंकि यहां वोट हैं। नहीं, कोई विरोधाभास नहीं है। ये कोई नीति नहीं है। विरोधाभास नहीं है और ना कोई वोट है। ये कोई नीति नहीं है। यहाँ वोट है, कॉज है, यहाँ वोट है और वहां खोट है, नियत में खोट है। नॉट अ मुस्लिम कॉज। पल्ले में वोट है, नियत में खोट है। खोट नहीं है, ये है नीति। आपको शौक है, कोई नहीं, किसी की आत्मा नहीं लरसती, किसी की आत्मा नहीं लरसती। हमारी ट्रेडिशनल नीति है जो यहाँ महात्मा गांधी ने शुरू करी थी। वोट नहीं है यहाँ। यूक्रेन और रशिया का वोट नहीं है। सरकार ने उस नीति को बदला है। यहाँ यूक्रेन और रशिया का वोट नहीं है। 625 दिन हो गए, मुल्क का मुल्क बर्बाद हो गया। 25 लाख लोग घर बेघर हो गए। इस वक्त 12,000 लोग मारे गए। 12,000 लोग। किसी की आत्मा नहीं लरसती। कोई कम्युनिस्ट पार्टी बैठ के रेजोल्यूशन पास नहीं करती दुनिया भर में इकट्ठा होके, कोई नहीं करती। रेजोल्यूशन पास हुए कहीं पे कम्युनिस्ट पार्टी का जमावड़ा नहीं हुआ तुर्की में जाके पास हुए हैं रेजोल्यूशन पास करने के लिए। लेकिन यहाँ पर सब औंधे मुंह पड़े हुए हैं, उल्टे लटके हुए हैं, क्योंकि यहाँ वोट है और नियत में खोट है और कुछ नहीं। आपकी तरह अमेरिकी मल्टीनेशनल बिल्कुल नहीं करते यहाँ पे। वोट, आंखों में वोट है और नियत में खोट है। समझ लीजिए, मोटी बात। आंखों में वोट है और नियत में खोट है, मोटी बात। बाकी सब पाखंड है। खोट है ना, आंखों में सर से पांव तक पाखंड है। स्टैंड महात्मा गांधी का था। हाँ, आंखों में वोट है, नियत में खोट है और सर से पांव तक पाखंड है और कुछ नहीं। अल्पसंख्यक वोट तो है ना विवेक श्रीवास्तव जी। गोडसे के समर्थक आज भी है। जो गांधी का स्टैंड है। अरे गोडसे कहां से आ गए भाई इसमें? आपको लगता है फिलिस्तीन और इजराइल की जंग भी गोडसे करा रहा है? नहीं, जब ये हिंदुस्तान के अंदर क्या इसके पीछे में गोडसे इजराइल फिलिस्तीन जंग के पीछे 68 कम्युनिस्ट पार्टियों ने मिलकर के टर्की में। अभी मुझे बोल रहे थे डिप्लोमेसी की बात करो, वोट बैंक की बात मत करो, अभी गोडसे में पहुंच गए विवेक श्रीवास्तव। नहीं भाई, जब ये हर चीज हिंदू मुसलमान में कर रहे हैं, महात्मा गांधी। चलिए गौरव जी बस मानेंगे 30 सेकंड और कुछ नहीं है। वाजपेयी ने कम से कम एंडोर्स करा था महात्मा गांधी के स्टैंड को और माना था। नरेंद्र मोदी नहीं मान रहे हैं। धन्यवाद। पंडित खुश और महात्मा गांधी को गालियां दे रही थी कम्युनिस्ट पार्टी। प्रसन्न हुए जा रहे हैं। महात्मा गांधी को इंपीरियलिस्ट कह रही थी कम्युनिस्ट पार्टी, साम्राज्यवादियों का एजेंट कह रही थी। देखिए दीपक जी, सालों में दीपक जी, मैं समझता हूँ आपकी इस डिबेट पे आपके अखबारों में दी है, आपने कार्टून बनाया आपकी तरह। पंडित जी ना नेहरू को गाली उसको इंपीरियलिस्ट एजेंट बोला था आपने, महात्मा गांधी को साम्राज्यवादियों का दलाल कहा था आपने। नेहरू जेल में रहे, साम्राज्यवादियों का दलाल कहा था आपने। 1942 के क्विट इंडिया मूवमेंट को आपने 1942 के उसके बाद 1947 के बाद एक लंबा रिश्ता कांग्रेस पार्टी से रहा है। एक लंबा रिश्ता नेहरू के साथ, क्विट इंडिया मूवमेंट का रिश्ता गांधी जी के साथ रहा है। अफसोस, मुझे यही रुकना पड़ेगा। विवेक जी, हम जल्दी फिर मिलेंगे। हम थोड़ी देर में फिर मिल रहे हैं, कुछ मिनटों में हम फिर मिल रहे हैं आपसे एक नए मुद्दे पर बहस करने के लिए।
फिलहाल मेरे पास वक्त इतना ही है। जी न्यूज़।